नमस्कार, दिस साइड एडवोकेट ईशान गुप्ता और आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं हाईवी लीगल। आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने जाऊंगा कि कितने तरह की बेल होती है। आपने सुना होगा कि अरेस्ट के टाइम पे एंटीसिपेटरी बेल भी लगाते हैं। आपने कहीं कहीं सुना होगा कि सेंटेंस को सस्पेंड कराने के लिए एक सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एप्लीकेशन लगेगी। या आपने ये भी सुना हो सकता है कि रेगुलर बेल है या ये डिफ़ॉल्ट बेल है। ये सब कितने तरह की बेल होती हैं और ये कौन सी स्टेज पर कौन सी कैटेगरी में फॉल करती हैं, कौन से कोर्ट के थ्रू मिलती हैं और इनके लिए एप्लीकेशन लगानी होती है या कहाँ पर लगानी होती है। इन्हीं सब बातों पर आज हम डिस्कशन करेंगे। स्टार्टिंग में शॉर्ट में बता देता हूँ आपको, तो हम कौन कौन सी बेल कवर करने वाले हैं। सबसे पहले प्री अरेस्ट बेल कवर करेंगे, फिर पोस्ट अरेस्ट बेल कवर करेंगे, उसके बाद स्टैट्यूटरी बेल कवर करेंगे और लास्ट में बात करेंगे पोस्ट जजमेंट बेल की। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्री अरेस्ट बेल से। प्री अरेस्ट बेल, ये इस नाम में ही इसका मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है, जो कि कहता है कि ऐसे ऐसे टाइम पे जब पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट करने आता है किसी भी केस में, तो उसमें अरेस्ट से पहले अगर आप किसी बेल के लिए अप्लाई करते हैं कि आपको ऐसा एंटिसिपेशन है कि भविष्य में या आने वाले समय में पुलिस ऑफिसर मुझे इस ऑफेंस पे, इस अपराध के अंदर अरेस्ट कर सकता है, तो मैं चाहता हूं कि मैं पहले से एंटीसिपेटरी बेल, पहले से बेल लेके रख लूं कोर्ट से, ताकि अगर पुलिस मुझे अरेस्ट करने आए तो मैं वो बेल दिखाकर पुलिस को वापस रवाना कर दूं। इस बेल को कहा जाता है एंटीसिपेटरी बेल या प्री अरेस्ट बेल। ये आप कहां से ले सकते हैं? तो देखिए, आप कोर्ट ऑफ सेशन से भी ले सकते हैं, मतलब सेशन कोर्ट से, जिला एवं सत्र न्यायालय से, या आप हाई कोर्ट से भी ले सकते हैं, उच्च न्यायालय से। अब यहाँ पर क्या डिफरेंस है एंटीसिपेटरी बेल और ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल में? तो देखिए, आपको एंटीसिपेटरी बेल पता होगा, नहीं पता है तो वो भी शॉर्ट में समझा देता हूं कि एंटीसिपेटरी बेल मतलब वही होता है जो सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी या सेक्शन 482 ऑफ बीएनएसएस में डिफाइंड है। कि ये बेसिकली ये कहता है कि आपको अगर एंटिसिपेशन है कि कोई आपके अगेंस्ट ऐसा केस फाइल करेगा जिसमें आपको अरेस्ट कर सकती है पुलिस, या आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर हुई है जिसमें पुलिस आपको अरेस्ट करने आ सकती है, तो ऐसे केसेस में अगर आपको एप्रीहेंशन है अरेस्ट का, तो आप एंटिसिपेटरी बेल कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट से एप्लीकेशन फाइल करके ले सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया एंटिसिपेटरी बेल। बट ये ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल क्या है? ये कौन सी नई चीज आई है, ये जरा समझा दूं। तो ये समझा देते हैं। देखो, ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल का कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन है क्या? नहीं है। ये कहीं लॉ में मेंशन्ड है क्या? ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल किसी सेक्शन में मेंशन्ड है? नहीं है। तो ये इवॉल्व हुआ था प्रिया इंदौरिया वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में ये लेट डाउन किया था कि ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल भी कोर्ट दे सकता है, ये आपका राइट है टू सीक ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल। अब ये होता क्या है ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल? देखो, अगर वर्ड को ब्रेक करोगे तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा। एंटिसिपेटरी बेल का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया कि एंटिसिपेशन है कि हमको अरेस्ट किया जा सकता है, इसलिए हम बेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अब एंटिसिपेशन है, बेल को अप्लाई किया जा रहा है, इसलिए हम बेल हमको मिलना चाहिए। तो अब ट्रांजिट से क्या समझ में आ रहा है? ट्रांजिट मतलब कि आप उस शहर में नहीं है, आप किसी और शहर में हैं या आप किसी और स्टेट में हैं। तो अगर मान लो ट्रांजिट में हैं आप, मतलब आप किसी कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और आप किसी दूसरे स्टेट में हैं, पर आपके अगेंस्ट एफआईआर किसी तीसरे स्टेट में रजिस्टर हो गई है, तो अब आपको उस दूसरे स्टेट में अगर अरेस्ट कर लिया तो फिर क्या करेंगे? एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश के हैं, लेकिन आपका रेसिडेंट और आपका जो होम स्टेट है वो मध्य प्रदेश है, लेकिन आप और आपके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर होती है मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन जिस समय एफआईआर रजिस्टर हुई थी उस समय आप थे दिल्ली में, आप इन ट्रांजिट थे, आप घूम रहे थे, कहीं किसी काम से दिल्ली गए होगे, तो आप दूसरे स्टेट में थे, आप दूसरी यूनियन टेरिटरी में थे, तो उस वहां पर आप दिल्ली में थे। अब आपको ऐसा एप्रीहेंशन है कि मैं एमपी पहुंचूं, और अब क्योंकि एफआईआर रजिस्टर हुई एमपी में, तो एमपी के जिस पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर हुई है उसके कंसर्न हाई कोर्ट में आप, या उसके कंसर्न कोर्ट ऑफ सेशन में जिसके पास जुरिस्डिक्शन होगा उस पुलिस स्टेशन का, उस कोर्ट में आप जाके एंटिसिपेटरी बेल फाइल करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर कोई आपको अरेस्ट कर ले, मान लो दिल्ली के पुलिस ऑफिसर्स आपको अरेस्ट करके और यहाँ पर हैंड ओवर कर दें एमपी के पुलिस स्टेशन में, तो फिर क्या करोगे? तो कैसे बचोगे? तो अब आप दिल्ली से एमपी तक, जब तक आप ट्रांजिट में वापस आओगे और फिर एमपी में आके एमपी के कोर्ट में फाइल करोगे बेल के लिए, उस बीच की जो जर्नी है उसमें आपको प्रोटेक्शन चाहिए, उसको कहते हैं ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल, जिसको कोर्ट ने बोला कि ये ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल कोर्ट को देना चाहिए, क्योंकि ये एक हर ह्यूमन बीइंग का राइट है, और ये आर्टिकल 21 को प्रोटेक्ट करने में ध्यान रखता है, क्योंकि लिबर्टी, ये उसकी लिबर्टी का पार्ट है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, ये उसका पार्ट है। इसीलिए ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल वो कोर्ट दे सकता है जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में वो पुलिस स्टेशन नहीं आता जिसने एफआईआर रजिस्टर करी थी। तो दिल्ली का कोर्ट उसको ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल दे देगा, जो कि एक इंटरिम प्रोटेक्शन होगा तब तक के लिए जब तक वो वहां से दिल्ली से एमपी नहीं आ जाता। अब मतलब कि दिल्ली से एमपी के बीच में उसको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता।
एमपी जैसे ही वो आ जाता है उसके बाद फिर उसको अपनी परमानेंट एंटीसिपेटरी बेल एमपी के कंसर्न्ड हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट से लेनी होगी। समझ में आ गया? ये होता है एंटीसिपेटरी बेल। अब आ जाते हैं दूसरी तरह की बेल पे, जो है पोस्ट अरेस्ट बेल। मतलब आपका अरेस्ट तो हो गया, अब अरेस्ट हो गया है तो अब आप मतलब जेल में हो, या तो आप जेल में हो या आप जुडिशियल कस्टडी में हो, पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी, दो में से किसी एक कस्टडी में हो। अब आप अप्लाई करते हैं रेगुलर बेल के लिए। तो यहाँ पर दो तरह की बेल होती हैं। एक होता है कि अगर ऑफेंस बेलेबल है, और दूसरा होता है ऑफेंस नॉन बेलेबल है। अगर ऑफेंस बेलेबल है तो उस केस में तो बेल आपका अधिकार है, उसमें तो फिर आपको कोई एप्लीकेशन नहीं फाइल करना होती, कुछ नहीं करना होता। जैसे ही ऑफेंस आपके अगेंस्ट रजिस्टर होता है, आप 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस होते हो। मजिस्ट्रेट देखता है कि हाँ ऑफेंस बेलेबल है, तो आपको बॉन्ड भर के बेल दे दी जाती है। उसमें ये गवर्न होता है सेक्शन 436 ऑफ सीआरपीसी से और सेक्शन 478 ऑफ बीएनएसएस से। ठीक है, तो ये तो बेल हो गया, सिंपल है। इसमें आपका ये इसमें आपको कुछ भी ज्यादा हाथ जोड़ना किसी के सामने नहीं पड़ते हैं, क्योंकि ये ऑफेंस ही बेलेबल होता है। अब आ जाते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस पे। देखो, नॉन बेलेबल ऑफेंस से कंफ्यूज ये नहीं होना है कि अगर ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो इसमें आपको बेल ही नहीं मिलेगी। नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो इसमें बेल तो मिलती है, लेकिन इट इज लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट। अब डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट को हम यूज करेंगे तो वो कैसे करेंगे? वो यूज करेंगे सेक्शन 480 ऑफ बीएनएसएस या सेक्शन 437 ऑफ सीआरपीसी के प्रोविजंस के तहत हम मजिस्ट्रेट को अप्लाई कर सकते हैं फॉर सीकिंग बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, और सेक्शन 483 ऑफ बीएनएसएस या सेक्शन 439 ऑफ सीआरपीसी के तहत हम कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं फॉर सीकिंग बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। और इसमें कोर्ट आपको बेल देता है अगर उसको डीम फिट लगता है कि हाँ ये विटनेसेस को टेम्पर नहीं करेगा, इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर नहीं करेगा, बाहर से देश छोड़ के नहीं जाएगा। तो इन सब कंडीशंस को अगर उसको सेटिस्फाई आप कर देते हैं, और ये फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है या इसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं थी इसके पहले, तो फिर वो सेटिस्फाई होकर आपको बेल दे देता है कोर्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेगुलर बेल या पोस्ट अरेस्ट बेल। इसके बाद आते हैं हम थर्ड कैटेगरी पे, जो कि है स्टैट्यूटरी बेल। अब देखिए, स्टैट्यूटरी बेल से क्या मतलब है? स्टैट्यूटरी बेल दो तरह से क्लासिफाई किया गया है। पहला है डिफॉल्ट बेल या ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन बेल, और दूसरा है ड्यूरिंग ट्रायल बेल। तो देखिए, इन्वेस्टिगेशन कब शुरू होगी? जब आपके अगेंस्ट कोई ऑफेंस रजिस्टर होगा, आपके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर होगी, तो पुलिस उस एफआईआर के बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन चालू करेगी। अब जब इन्वेस्टिगेशन चालू करेगी तो वो अगर देखेगी कि हाँ ये वाला पर्सन इन्वॉल्व है उसमें, ये रमेश को उठा लो, ये रमेश को अंदर ले चलो क्योंकि इसी ने ये ऑफेंस किया है, तो वो रमेश को इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसने अरेस्ट कर लिया। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान अरेस्ट कर लिया, 20 हमने पढ़ा है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर पुलिस अरेस्ट कर लेती है तो 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करेगी, और उससे क्या वहां से क्या मांगेगी? पुलिस रिमांड मांगेगी। पुलिस रिमांड जो कोर्ट दे देगा 15 डेज की, या फिर उसको फर्दर भी एक्सटेंड कर सकता है। तो उस जो रिमांड पीरियड होगा उसमें वो अरेस्ट करके रखेगा। तो ऐसे ही वो अरेस्ट पुलिस कस्टडी को एक्सटेंड करता जाएगा, पुलिस कस्टडी एक्सटेंड होती जाएगी, और वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो रमेश हमेशा जेल में ही रह जाएगा। तो उसके उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको बेल कब मिल सकती है? तो स्टैट्यूट मतलब कि लॉ सेक्शन 187 ऑफ बीएनएसएस और सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी ये कहता है कि अगर 60 डेज जनरल मोस्ट ऑफ द केसेस में, या 90 डेज उन ऑफेंसेस में जो पनिशेबल है डेथ या लाइफ इंप्रिजनमेंट से, अगर 60 डेज या 90 डेज की पीरियड के अंदर पुलिस ऑफिसर अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर पाता है और चार्जशीट कोर्ट में पेश नहीं करता है, तो उस केस में फिर जो अक्यूज्ड है, मतलब हमारे प्रेजेंट एग्जांपल में रमेश, तो फिर रमेश एंटाइटल्ड हो जाएगा बेल के लिए। फिर उसको अलग से कोई कंडीशन सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है। इसको कहते हैं डिफॉल्ट बेल, कि पुलिस बाय डिफॉल्ट उसको बेल मिल जाएगी अगर ये टाइमलाइन कंप्लीट हो जाती है और पुलिस ऑफिसर अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर पाता है और चालान पेश नहीं करता है। तो ठीक है, तो ये हो गया 60 डेज और 90 डेज का पीरियड के एक्सपायरी के बाद अगर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चालान पेश नहीं करता है तो ही इज एंटाइटल्ड फॉर डिफॉल्ट बेल हु द अक्यूज्ड। ठीक है, ये गवर्न होता है सेक्शंस जो मैंने आपको इसमें मेंशन कर रखे हैं। अब आ जाते हैं ड्यूरिंग ट्रायल पे। अब ट्रायल चल रहा है, मान लो देखो प्री अरेस्ट खत्म हो गया, अरेस्ट भी हो गया, उसमें भी रेगुलर बेल नहीं हो पाई, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन भी खत्म हो गया। अब आ जाते हैं ड्यूरिंग ट्रायल, मतलब आपको अभी तक तो कहीं से बेल नहीं मिली, हमारा रमेश अभी भी जेल में है, तो उसको बेल कैसे दिलाएं? तो उसको बेल दिलाएंगे ड्यूरिंग ट्रायल। अब ड्यूरिंग ट्रायल आपका एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो हो जाता है कि चलो अब इसमें तो मिलेगी ही, कैसे मिलेगी? सेक्शन 479 ऑफ बीएनएसएस और सेक्शन 436A ऑफ सीआरपीसी गवर्न करता है इस एस्पेक्ट को, जो कहता है कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, चार्जशीट फाइल हो गई कोर्ट में, कोर्ट ने चार्जेस के बेसिस पे अब ट्रायल चालू कर दिया। अब ट्रायल चलेगा मतलब क्या होगा? प्रोसिक्यूशन का एविडेंस, फिर प्रोसिक्यूशन के क्रॉस एग्जामिनेशन, फिर उसके डिफेंस का एविडेंस, डिफेंस का क्रॉस एग्जामिनेशन, उसके बाद जाके वो फिर इश्यूज फ्रेम और उन सब ट्रायल वगैरह कंक्लूड होगा और उसके बाद जजमेंट आएगा। तब इस पूरी जर्नी में 7-8 साल 10 साल हो जाते हैं। तो इस 7-8 साल 10 साल के अंदर वो ड्यूरिंग ट्रायल तो जेल में ही है, तो जेल में है तो उसको बेल कैसे मिलेगी? अब उसको मिलती है इन सेक्शंस के तहत, सेक्शन 479 ऑफ बीएनएसएस के तहत ये कहा गया है कि अगर वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर था और वो जेल में है और उसका ट्रायल चल रहा है,
उसको मतलब ऊपर अभी प्री अरेस्ट में, पोस्ट अरेस्ट में, रेगुलर बेल में, डिफॉल्ट बेल में कहीं भी बेल नहीं मिली, तो उस केस में क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर था और अगर उसकी मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट, अगर जितनी भी मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट थी उसका अगर उसने 1/3 अभी जेल में सर्व कर लिया है, 1/3 टाइम पीरियड उसने सर्व कर लिया है, तो ही इज एंटाइटल्ड फॉर बेल। ये सेक्शन, ये पहला पॉइंट हो गया। अगर वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर नहीं है और उसने, अगर मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट जो उस ऑफेंस के लिए इम्पोज हो सकती है, तो उसका हाफ अगर उसने सर्व कर लिया है तो ही इज एंटाइटल्ड फॉर बेल। ठीक है, तो हाफ या 1/3, ये दो कंडीशन अगर वो दो में से किसी कोई भी एक फुलफिल कर लेता है तो ही इज एंटाइटल्ड फॉर बेल ड्यूरिंग ट्रायल। तो ये हो गया कि अगर आपको आपके गुण दोषों पे या आपके अच्छे कैरेक्टर पे किसी भी तरीके से आपको बेल नहीं मिल रही है, आप सब जगह से विफल हो चुके हैं, तो फिर इतना पीरियड सर्व करने के बाद तो आपको बेल मिल ही जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको मैं एग्जांपल समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल कि अगर आपका मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट अगर 1 ईयर की है तो मतलब 12 मंथ्स की है, और अगर आप फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो उस केस में फिर 12 मंथ्स का 1/3 कितना होगा, 4 मंथ्स। तो अगर आपने 4 मंथ्स अगर आपने ड्यूरिंग ट्रायल के पूरे पीरियड में अगर आपने 4 महीने जेल में सर्व कर लिए, तो इसके बाद आप अपने एडवोकेट से स्टेटरी बेल के लिए ड्यूरिंग ट्रायल आप अप्लाई करवा सकते हैं, आपको बेल मिल जाए क्योंकि आपने 1/3 सर्व कर लिया है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम पोस्ट जजमेंट बेल पे। पोस्ट जजमेंट बेल क्या कहता है? देखो, पोस्ट जजमेंट बेल के अंदर दो चीजें हैं, एक्विटल और कन्विक्शन। अब एक्विटल और कन्विक्शन में क्या होगा कि पोस्ट जजमेंट मतलब कि कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, ट्रायल पूरा कंप्लीट हो गया, अब तो जजमेंट की बारी आ गई। जजमेंट में क्या होता है, दो चीजें होती हैं, या तो कोर्ट आपको एक्विट करेगा मतलब बाइज्जत बरी कर दिया, या कोर्ट आपको कन्विक्ट कर देगा मतलब आपको दोषी ठहराया गया। अगर कोर्ट आपको एक्विट कर देता है तो उस केस में भी आपको आपसे बेल बॉन्ड भराया जाता है। अब एक्विटल में बेल कैसी होती है, तो देखो एक्विट जब करते हैं ना तो उसमें भी कोर्ट आपको बेल बॉन्ड भराता है इस बात का कि आप एक्विट तो हो रहे हैं, लेकिन अभी इसके बाद 30 डेज, 60 डेज या 90 डेज का जो पीरियड होता है जिसमें वो जो जिसमें जो प्रोसिक्यूशन है वो अगर चाहे तो अपील भी कर सकता है। तो वो जब अपील करेगा तो अपीलेट कोर्ट में फिर आपको समन भेज जाएंगे, तो अगर आप नहीं आए, भाग गए, आप कहीं देश छोड़ के भाग गए, तो इसलिए आपसे बेल बॉन्ड भराया जाता है। आपके एक्विटल पर भी जो आपको बेल मिलती है उस बेल में आपका बेल बॉन्ड भराया जाता है, जो गवर्न होता है सेक्शन 481 ऑफ बीएनएसएस या सेक्शन 437 ए ऑफ सीआरपीसी से, जिसमें वो आपसे बेल बॉन्ड भराते हैं ताकि आप उस अपील में अपीलेट कोर्ट के सामने अपियर हों, अगर आपके बाइज्जत बरी होने के बाद वो प्रोसिक्यूशन आपके अगेंस्ट अपील फाइल करता है आपके एक्विटल के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये हो गया एक्विटल पे। अगर आपको कन्विक्ट ही कर दिया गया है, मतलब आपको दोषी ठहराया गया, अक्यूज था, अक्यूज को कन्विक्ट कर दिया, तो उस केस में फिर कैसे बेल मिलेगी? तो पोस्ट जजमेंट अगर आपको कन्विक्ट कर दिया गया तो अब आप दो तरीके से बेल लेंगे। सबसे पहले तो अब क्योंकि अब आपको कन्विक्ट ही कर दिया है तो वो तो सीधा सीधा आपको जेल में ले जाएंगे, तो पहले आप ट्रायल कोर्ट में बेल अप्लाई करेंगे टू फाइल द अपील अगेंस्ट दैट कन्विक्शन। आप ही को, हमारे एक प्रेजेंट एग्जांपल में रमेश है, रमेश को इतने टाइम तक वो जेल में था ट्रायल में, अब उसका जजमेंट आया तो रमेश को दोषी ठहराया गया। अब दोषी ठहराया गया तो वो तो और जेल में ही बना रहेगा, तो वो अपील के लिए कैसे जाएगा? अगर मान लो इस दौरान कभी भी वो बेल पे आ गया था बाहर, लेकिन उसका ट्रायल चल रहा था, तो अब वो चाहे वो कोर्ट को बोलेगा कि देखो इतने टाइम तक मैं मेरे गुड कैरेक्टर के साथ बेल पे था, आपने मुझे विश्वास किया, मैंने कोई भी विटनेस के साथ टेम्परिंग नहीं करी, इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर नहीं किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो अब मुझे ये 30 डेज 60 डेज का टाइम पीरियड और दो तो मुझे बेल का, ताकि मैं इसी जजमेंट जिसमें आपने मुझे कन्विक्ट किया है उसके अगेंस्ट में अपीलेट कोर्ट में अपील फाइल कर पाऊँ। इतने टाइम पीरियड के लिए मुझे बेल फिर से दे दो। तो ये हो गया, अगर आपको कन्विक्ट कर दिया गया है तो आप अपनी बेल को कैसे ले सकते हैं? टू फाइल अपील अगेंस्ट दैट कन्विक्शन ऑर्डर। फिर आप उस दौरान अपील फाइल कर देंगे तो क्या होगा, अब अभी तक तो आप बेल पे थे, अब आपने अपील फाइल कर दी कोर्ट में। अब अपील फाइल करने के बाद कोर्ट में आपको वहां से लेना होता है अपीलेट कोर्ट से सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस या सस्पेंशन ऑन कन्विक्शन। तो इसको, तो जैसे ही आपने ट्रायल कोर्ट जिसने आपको कन्विक्ट किया, लोअर कोर्ट जिसने आपको कन्विक्ट किया, उससे आपने अपील, उससे आपने बेल ले ली, और उस बेल का फायदा उठाते हुए आपने क्या करा, अपने कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील फाइल कर दी हायर कोर्ट में। जब हायर कोर्ट में आपने अपील फाइल करी या अपीलेट कोर्ट में आपने अपील फाइल करी, तो वहां पर आप क्या सीख करेंगे? सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की, ये जो सेंटेंस जिसके अगेंस्ट जिस पे मुझे कन्विक्शन दिया है, इस सेंटेंस को भी सस्पेंड किया जाए। उसमें आपके ग्राउंड्स हो सकते हैं आपकी एज या आपका गुड कैरेक्टर, उसमें आप जो भी आप हाई कोर्ट या अपीलेट कोर्ट को सेटिस्फाई कर पाए, उन ग्राउंड्स पर आप अपने सेंटेंस को सस्पेंड करा लेंगे। उसके बाद फिर आप आराम से बैठ सकते हैं। अब क्योंकि आपका जो कन्विक्शन का सेंटेंस है वो सस्पेंड हो गया है, तो आप बस रोज जब भी आपकी डेट लगेगी हाई कोर्ट में या अपीलेट कोर्ट में, आपको जाना है, अपनी प्रेजेंस मार्क करानी है कि हाँ हम भारत में ही हैं, कहीं भाग के नहीं जा रहे हैं, और बस अपनी प्रेजेंस मार्क कराओ और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के आप मजे लो। ठीक है, तो ये होता है पोस्ट जजमेंट बेल। इस तरह से सारी टाइप्स ऑफ बेल कवर करती हैं। अगर इसमें मैंने कहीं भी कुछ भी अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे या गलत बोला हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसको करेक्ट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो इसको रीच मिलेगी, जिस कारण मेरा चैनल ग्रो करेगा। आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, डू सब्सक्राइब। गुड बाय, थैंक यू।